everyone, welcome back. This is the second topic related to the law of variable proportion. कल हमने theory of production को study किया था और उसी में हमने देखा था कि every production they depend upon the time period, short period and the long period. We have the two type and different type of the factors like as land, labor, capital, entrepreneurship, etc. In short time, in short period, only the one variable like is the labor is given your question and another component is a fixed nature. So law variable में अगर हम फिक्स फैक्टर यानी कि हम लैंड अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर आपको 8 दिए गए हैं. टोटल प्रोडक्शन आपकी सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है. एवरेज प्रोडक्शन आप कैसे निकालते हैं? दिस इज द टोटल प्रोडक्शन अपॉन द लेवल के हिसाब से आप निकालेंगे क्योंकि वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे आपने लेवल मान के चले हैं. एवरेज प्रोडक्शन आपकी निकल जाएगी. मार्जिन प्रोडक्शन आप निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1. इट्स में 12 माइनस 7 21 माइनस 12 समथिंग आपको इस तरह से लेना है. सो यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ और हम यहाँ पे स्टेजेस क्रिएट करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर आप टोटल प्रोडक्शंस को लेंगे तो टोटल प्रोडक्शंस आपकी 30 तक ग्रो कर रही है. आफ्टर दैट ये डिक्लाइन हो रही है. सो इट्स मीन आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो पहले अबव थी उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगी. आफ्टर दैट अगर आप एवरेज प्रोडक्शन को लेंगे तो एवरेज प्रोडक्शंस भी क्या है इंक्रीज हो रही है एंड आफ्टर दैट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे जा रही है. सो एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ भी आपके पास इस तरह का बनेगा. ये आपका टोटल प्रोडक्शन है एंड आफ्टर दैट आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन है. तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है पहले स्टार्टिंग में एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. धीरे धीरे कम होके वो नेगेटिव में चली जाती है. तो दिस इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट. अब हम सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेजेस की बात करते हैं एंड पहले मैं ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको थोड़ा क्लियर कर दूं. कि उसका ग्राफ थोड़ा मेरे से सही नहीं बना है. सो अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो हमारी स्टेजेस है, जो फर्स्ट स्टेज है आपकी, सो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट हमारा जो स्टेज सेकंड है एंड थर्ड है इसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये एक्चुअली ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा है. आपने क्या करना है, जो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज एंड दिस वन इज द थर्ड स्टेज. तो इनको हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट स्टेज में क्या है, टोटल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो रही है. मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी लाइन बिलो देन एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन अबव देन एवरेज प्रोडक्ट है एंड एवरेज प्रोडक्ट की लाइन जो है बिलो देन मार्जिनल प्रोडक्ट है. अनदर वन सेकंड क्या है कि जब आपकी टोटल प्रोडक्ट आपकी कांस्टेंट हो जाती है देन आप देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है और एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होता है. लेकिन एवरेज प्रोडक्ट इतना फास्ट जो है डिक्लाइन नहीं होता है जितना कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है. और जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका ज़ीरो होता है यानी कि ज़ीरो पे पहुंच गया है दैन टोटल प्रोडक्ट जो है आपका कांस्टेंट रहता है एंड एवरेज प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होता है. और जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपका माइनस में पहुंच जाता है, -2 है, -4, तो आप देखेंगे टोटल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है. ठीक है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मोर देन डिक्लाइन जो है वो यहाँ पे स्टेजेस पे शुरू होता है. तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज पे, राइजिंग स्टेज पे होते हैं. और जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर इक्वल होते हैं देन आप देखेंगे कि एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब टोटल प्रोडक्ट राइजिंग स्टेज पे होती है और तब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों फॉलिंग स्टेज पे होते हैं. देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे
गिरना शुरू हो गया ये ग्राफ, लेकिन अभी तक टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपवार्ड सिचुएशन में ही है। तो इसकी 3 स्टेजेस हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एंड डिक्लाइन रिटर्न टू द फैक्टर। सो अगर हमें लॉ वेरिएबल कहाँ पे स्टडी किया जाता है, इसका स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूट कोर्स है उसकी लिमिटेशन को जानना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को जानना, स्टैग्नेशन सेक्युलर को एक्सप्लेन करना, अंडर डेवलपमेंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना। सो वहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल का जो स्टडी है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं, द लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। अब लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल में क्या है, जितने भी आपके फैक्टर हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं, आप उनको वेरिएबल की कैपेसिटी में आप यूज़ करते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में, अब आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे सिर्फ ओनली एक ही वेरिएबल आपका फैक्टर रहता है, बाकी सारे के सारे फिक्स नेचर के होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या है कि जितने भी आपके फिक्स नेचर के फैक्टर्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे बेटर है कि अगर लॉ ऑफ स्केल को आइसोक्वेंट कर्व के थ्रू समझना, आइसोक्वेंट कर्व को प्रोडक्शन कर्व भी कहते हैं, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन कर्व है या आइसोक्वेंट कर्व है उसके माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करना। सो द रिटर्न ऑफ स्केल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द आइसोक्वेंट कर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा था। सो इंडिफरेंस कर्व की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसको प्रोडक्शन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी कुछ कम्बिनेशन हैं जिस पे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, कम्बिनेशन ए बी सी एंड डी। तो आप 50 यूनिट टोटल प्रोडक्ट आपको 50 यूनिट आपको करना है, और जिसमें कि आप लेबर और कैपिटल के कम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो। लेबर 5 लेके कैपिटल आपकी यहाँ 20 लग रही है, लेबर जितनी आप बढ़ाओगे कैपिटल उतनी आपकी यहाँ पे कम लगेगी। तो आप यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी कैपिटल है या लेबर है अपॉन proportionate change in the margin rate of technical substitution capital labor, तो उसके माध्यम से हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दिस वन कि आइसोकंट की जो कम्बिनेशन है, जैसे आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन बना है कि फॉर एग्जांपल अब लेबर आप 5 ले रहे हैं तो आप कैपिटल 20 ले रहे हैं, लेबर आप यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो देन कैपिटल आप 15 यूज़ कर रहे हैं, लेबर आपके पास 15 है देन कैपिटल आपकी 11 यूज़ हो रही है, लेबर आपकी 20 है देन कैपिटल आपकी 8 यूज़ हो रही है। और इसका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपके पास 1:5, 1:4 एंड 1:3 है। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं कि आइसोकंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी पहला है कि हमेशा इसका स्लोप जो है वो लेफ्ट टू द राइट होता है। लेफ्ट टू द राइट इट्स मीन कि जब भी हम फॉर एग्जांपल कि जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, बाई एक्सिस की बात करते हैं, वो इसको टच नहीं करता है, ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। एंड यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटी आइसोकंट कर्व की, अपवार्ड साइड हो सकता है, डाउनवार्ड साइड हो सकता है, लेकिन आइसोकंट कर्व जो है जब भी होगा तो इसका जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। इसका रीज़न भी एक है क्योंकि अब लेबर की आप कैपिटल, लेबर को आप ज़्यादा लोगे तो आपको कैपिटल कम देनी पड़ेगी, कैपिटल आप कम लोगे तो आप लेबर ज़्यादा ले रहे हो, आप खुद देखोगे। दिस इज़ द इंक्रीजिंग रेट एंड दिस इज़ द डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका, तो ये क्या रहा, डिमिनिशिंग रेट है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, ये डाउनवर्ड। सो आइसोकर्व आपका डाउनवर्ड साइड में रहता है, लेफ्ट टू द राइट। इसकी भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। Another one thing, equal product curve are always convex to the origin, never touch to x-axis and o y axis. So यहाँ पे आप देखेंगे कि o x को कभी टच नहीं करेगा, o y को टच नहीं करेगा, हमेशा ही कन्वेक्स रहता है। ठीक है, कनकेव नहीं होता है। So indifference curve, equal product curve are always convex to the origin, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व भी आपका कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, और आपका ये भी जैसे आइसोकंट भी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर एक्स फॉर फैक्टर वाई। इट्स मीन दैट ये क्यों होता है, जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं एक्स एंड वाई का, चाहे दो वेरिएबल है लेबर एंड कैपिटल का, तो वन सैक्रिफाइड टू अनदर।
तो इसी रीजन की वजह से जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व कैन नॉट बी कट टू ईच अदर। अगर आपके पास आइसोकेंट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। एंड आइसोकेंट ऑफ द राइट रिप्रेजेंट टू हायर लेवल ऑफ द आउटपुट। मैंने पहले भी कहा था कि जितना बड़ा आपके पास आइसोकेंट है, जितना बड़ा आइसोकेंट होगा, यानी कि आप आइसोकेंट 4 है तो ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को या आउटपुट की प्रोडक्ट को शो करेगा। और जितना कम आपके पास जो है आइसोकेंट होगा वो कम आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। अनदर वन थिंग कि बहुत से आइसोकेंट कर्व के बीच जो है बहुत से आइसोकेंट हो सकते हैं। आइसोकेंट 1 एंड आइसोकेंट 4 के बीच जो है आइसोकेंट 2 एंड 3 भी है। इट्स मीन कि जब आपके पास दो आइसोकेंट है उनके बीच में बहुत से आइसोकेंट हो सकते हैं। आइसोकेंट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं टच करते, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट इसमें चलता है। एंड आइसोकेंट ऑलवेज टू ओवल शेप, मतलब ओवल शेप में ही हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की शेप इसकी बन सकती है, ओवल शेप। सो आइसोकेंट इस तरह की शेप में भी आपको दिख सकता है। अगर कोई बस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसमें किस तरह की आइसोकेंट बनता है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वो बिल्कुल सीधा बनेगा, उसकी कोई शेप नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली शेप में आता है लेफ्ट टू द राइट। एंड अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं हैं तो उस कॉम्प्लीमेंट्रीज में आपके पास बिल्कुल एल शेप में आइसोकेंट बनेगा। तो इस शेप में आप देखेंगे कि आपको आइसोकेंट नजर आता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज दैट रेट which one input can be substituted for the other input maintaining to given level of the output. It's mean that कि जब आपके पास क्या है, टू इनपुट है और आपको आउटपुट जनरेट करनी है, देन slope of the marginal rate of substitution equal to change in C यानी capital upon change in the level. So loss of the output equal to the gain of the output. So marginal physical product of capital upon the marginal physical product of labor इसमें include किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे कैपिटल है, तो अगर आपके पास कैपिटल का फॉर्मेट यहाँ है, अगर आप फॉर एग्जांपल लेबर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कैपिटल कम होगी एंड लेबर आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि चेंज इन सी एंड चेंज इन एल आप कैलकुलेट करोगे। जो ए और बी के बीच कम्बिनेशन आपका शो होगा, ए एंड बी के बीच, तो ये कम्बिनेशन तब शो होगा जब आप लेबर और कैपिटल दोनों को चेंज कर रहे हो। सो अज्यूम दैट आपके पास दिया गया है द गेन एंड आउटपुट। जब भी आप निकालोगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट में, ये डिपेंड हो करता है कि अगर आपकी लेबर बढ़ाने पे भी आउटपुट आपकी कम हो रही है तो दैट इज द लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज अ रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ टू फैक्टर। कि आप जब आप चेंजेस कर रहे हो, लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, लेबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है टू फैक्टर की, उसको जानने के लिए हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट हम निकालते हैं। रिटर्न टू स्केल में भी 3 सिचुएशन होती है। अगर हमारा फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हम कैसे देखेंगे, और मैंने पहले भी कहा रिटर्न टू स्केल को आइसोकेंट कर्व के माध्यम से हम देखते हैं। अगर आपके पास स्केल दी गई है एंड स्केल दिस इज द ए पॉइंट कॉम्बिनेशन, दिस इज द बी कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द सी कॉम्बिनेशन, तो आप देखेंगे कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है यानी कि ओ ए ग्रेटर देन टू ओ वी है एंड ओ वी टू ग्रेटर देन टू ओ सी है, यानी कि आपके पास यहाँ से ओ ए ग्रेटर देन OB greater than OC होगा। दिस इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये तब होता है जब हम एक्सटर्नल इकोनॉमी के जो फैक्टर हैं उनका सही यूटिलाइजेशन करते हैं, स्ट्रेंथ को हम सही यूटिलाइज करते हैं। या फॉर एग्जांपल आप 15% इनपुट दे रहे हो और आपकी आउटपुट 25% निकल के आ रही है, यानी कि इनपुट आप कम डाल रहे हो लेकिन आउटपुट आपकी ज़्यादा निकल के आ रही है, देन जो है वो आपका आइसोकेंट इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि आपको मोर टू मोर इनपुट मिल रही है। आपकी कम्बिनेशन ए बी सी की हम बात करते हैं कि पहले आपने इतनी इनपुट डाली, फिर आप आगे इनपुट में चले गए, फिर और आगे चले गए, आप इनपुट का भी साइज बढ़ा रहे थे लेकिन आपकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा आपको निकल के आ रही है। और उसी तरह अगर हम
नेक्स्ट बात करते हैं द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या है कि आपके पास हम स्केल जज करते हैं यहाँ पे कि माना आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोकेंट कर्व है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपके पास ओ ए इक्वल टू A1 A2, इट्स मीन आपके पास जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच भी 10% का चेंज है, इनके बीच भी 10% चेंज है, इनके बीच भी 10% चेंज है, यानी कि आप यूनिट तो बढ़ा रहे हो लेकिन यूनिट के साथ साथ आउटपुट का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं हो रही हैं। सो इंक्रीज इन फैक्टर टू गिवन टू आउटपुट इन द सेम प्रोपोर्शन। आप फैक्टर को तो इंक्रीज कर रहे हैं, आपने पहले लेबर को 15 लगाया था, फिर आपने 16 किया, फिर 17 किया, 18 किया, यहाँ पे आपके 10 है, फिर 20 है, 21 है, फिर 22 23 आपकी आउटपुट आ रही है। सॉरी यहाँ पे मैं 19 ले रही हूँ। सो यहाँ पे जो चेंज है दिस इज द इक्वल चेंज, 1 का चेंज है, इक्वल है, वो कांस्टेंट चेंज है। इट्स मीन आपकी आउटपुट बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, तो डिक्रीजिंग का मतलब यही है कि आप 15% की इनपुट आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो लेकिन आउटपुट आपको 10% की मिल रही है, जो आपको जबकि ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं जब आपके पास कम्बिनेशन है, डिफरेंट तरह के कम्बिनेशन आइसोकेंट के हैं, सो उस आइसोकेंट में आपके पास ए बी सी यानी कि आपके पास जो कर्व है ओ ए, दिस इज द लेस देन टू ए बी, दिस इज द लेस देन टू बी सी। सो आप फैक्टर को तो डाल रहे हैं लेकिन फैक्टर के हिसाब से आपको जो प्रोडक्टिविटी है, आपको डिमिनिशिंग रेट में प्रोडक्टिविटी मिल रही है जबकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ये आपका दिस इज द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में डिफरेंसेस का पता करें कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने पहले भी कहा था कि शॉर्ट टर्म में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करते हैं, यानी कि रिटर्न टू फैक्टर को स्टडी करते हैं। और आपके पास जो लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग टर्म है, तो उसमें हम रिटर्न टू स्केल को स्टडी करते हैं। क्लियर है? इसमें आपके पास सिर्फ वन वेरिएबल ही होता है, फैक्टर एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सारे के सारे फिक्स नेचर के होते हैं। इसमें जितने भी फिक्स नेचर के हैं उसमें ऑल वेरिएबल फैक्टर माने जाते हैं, जितने भी फिक्स हैं उनको भी हम वेरिएबल कर सकते हैं। और the return to factor only internal economics and this economics arise, but in case of return to scale only the external economics and this economics arises. It's mean that short term में सिर्फ only internal economics and this economics होती है and long term में external होती है. The return of factor, a factor proportion is not constant where the return of scale proportion remaining constant. तो यहाँ पे हम इसको क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल ऑन दैट वे कि अगर हमें शॉर्ट टर्म दिया है सो वी स्टडी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू फैक्टर, अगर लॉन्ग टर्म है देन वी स्टडी अबाउट रिटर्न टू स्केल। थैंक यू।